Hello my dear future doctors and scientists, welcome back to my YouTube channel। बायोकेमिस्ट्री के बोरिंग पाथवेज को याद करना टफ लगता है ना, स्पेशली ग्लाइकोलिसिस जिसमें 10 स्टेप्स और इतने सारे एंजाइम्स होते हैं कि स्टूडेंट्स के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बट डोंट वरी, आज मैं आपको एक ऐसा सुपर निमोनिक दिखाने वाला हूँ जो ग्लाइकोलिसिस के सारे एंजाइम्स को एक ही बार में लॉक कर देगा। इमेजिन करो, एग्जाम में आपको पूछा गया नेम द 10 एंजाइम्स ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इन ऑर्डर, और यू कैन से नेम द 10 रिएक्शंस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इन ऑर्डर, और आप बिना सोचे तुरंत आंसर दे दो। बॉस, प्रोफेसर भी इम्प्रेस हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये निमोनिक ना सिर्फ इजी है बल्कि थोड़ा फनी भी है, ताकि आप कभी भूल ही ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लाइकोलिसिस निमोनिक का मैजिक, एक एनर्जी के साथ, क्लियरिटी के साथ और थोड़ी सी मस्ती के साथ। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, क्योंकि मैं आपको इन निमोनिक के साथ साथ फेट ऑफ पायरुवेट एंड लिंक रिएक्शन भी समझाने वाला हूँ, जो कि आपके लिए सुपर यूजफुल है। लेट्स गो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो रिएक्शंस है उनके स्टेप्स के निमोनिक्स को देख लेते हैं। तो निमोनिक है जीजी फूफा दोनों गिरे बेचारे, पी के पानी पेप्सी या पौवा। या यहाँ पर जस्ट एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज किया गया है। और हाँ दोस्तों, ये निमोनिक गूगल से ही लिया गया है। ये स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस के निमोनिक को समझना फ्रॉम द फर्स्ट सबस्ट्रेट विच इज ग्लूकोज, देन glucose 6-phosphate, then fructose 6-phosphate, after that fructose 1,6-bisphosphate, जिसके स्प्लिटिंग से बनते थे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। इसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate के दो मॉलिक्यूल आगे जाकर 1,3-bisphosphoglycerate बना देते हैं, देन 3-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate, आफ्टर दैट phosphoenol pyruvate एंड एट द एंड पायरुविक एसिड, और यू कैन से पायरुवेट। तो इस तरीके से आपने स्टेप वाइज क्या किया है, रिएक्शंस को याद किया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द निमोनिक्स ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम्स के लिए भी निमोनिक्स हैं। निमोनिक है HP पैट GP पेप। देखिए, मैंने यहां पर नंबरिंग करी है कि आपके एंजाइम्स भी यहां पर हर एक रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखे हैं। 10 रिएक्शंस में यूज होने वाले 10 रिएक्शंस को लाइन वाइज हम याद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल H से hexokinase, then second enzyme which is phosphohexoisomerase, after that phosphofructokinase 1, after that aldolase, triose phosphate isomerase, then glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, after that phosphoglycerate kinase, after that phosphoglycerate mutase, then एनोलेज एंड एट द एंड पायरुवेट काइनेज। तो इस तरीके से आप एंजाइम्स और रिएक्शंस दोनों को एक लाइन वाइज याद कर सकते हैं। दो निमोनिक्स का यूज करके आप पूरी की पूरी ग्लाइकोलिसिस को इजी और क्लियरिटी के साथ याद कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे ऑफ लर्निंग ग्लाइकोलिसिस। ओके, वेलकम बैक चैंपियंस। अभी अभी हमने ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप्स एकदम मस्त निमोनिक के साथ कवर किए हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि एक छोटी सी ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसका सफर शुरू होकर 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स पर कैसे खत्म होता है। बट अब बड़ा सवाल ये है, ये पायरुवेट का फ्यूचर क्या है, ये आगे क्या करेगा? और इसी जर्नी का नाम है फेट ऑफ पायरुवेट एंड लिंक रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि आफ्टर ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का हुआ क्या था। जब आपका ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में एंट्री कर गया था तो आफ्टर दिस जो एंड प्रोडक्ट देखने के लिए मिला, दीज आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, जिनके पास 3-3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इन द होल ग्लाइकोलिसिस आपने देखा था कि एट द एंड आपको 4 ATP मिली थी। वो 4 ATP यहाँ पर इसीलिए नहीं लिखी गई है क्योंकि नेट आपने कितनी ली थी, नेट प्रॉफिट आपको हुआ था केवल और केवल 2 ATP का, क्योंकि 4 ATP कमाने के बावजूद भी 2 ATP आपने पहले ही इन्वेस्ट कर दी थी। इसीलिए टोटल ATP जो आपको ग्लाइकोलिसिस के बाद मिली दैट इज
2 ATP। इसके अलावा आपने देखा था कि एक जगह पर क्या चल रहा था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चल रहा था, जिससे आपको 2 NADH के मॉलिक्यूल मिले थे। ऑल्सो आपको याद होगा जहां पर इनोलेज एंजाइम एक्शन शो करता है वहां पर H2O के मॉलिक्यूल इवॉल्व हो रहे थे, और क्योंकि इनोलेशन 2 बार हुई थी तो H2O के मॉलिक्यूल्स भी 2 बार इवॉल्व हो रहे थे। तो ये तीनों चीजें तो हमने ग्लाइकोलिसिस में डिस्कस कर ली थी। जैसा कि यहाँ पर भी दिखाया गया है, जब आपका ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के अंदर जाना स्टार्ट करता है तो एक स्टेज आती है जहां पर 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। इस 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के बनने से पहले का जो स्टेप होता है वहां पर आपका 2 NADH फॉर्म होता है, जिसे यहाँ पर दिखाया गया है, एज यू कैन सी इन दी पिक्चर। ऑल्सो यू कैन सी अब आपका जो ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में कंटिन्यू होते हैं, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल इवॉल्व होते हैं जिनके पास 3-3 कार्बन पाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस आपका एक कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे था, क्योंकि वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में चलता था। लेकिन अब क्योंकि आपका पायरुवेट बन चुका है, ग्लाइकोलिसिस खत्म हो चुकी है, तो अब ये देखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन आगे कैसे कंटिन्यू होगा और एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे कंटिन्यू होगा। सो अगर हम बात करें कि इस पायरुवेट का एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ऑक्सीजन होती ही नहीं है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कौन सा रेस्पिरेशन चलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है। जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है तो आपके पायरुवेट के ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंट्री लेने के बाद फर्मेंटेशन की प्रोसेस में चले जाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें फर्मेंटेशन के बारे में पता नहीं होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है, मतलब ये बिना ऑक्सीजन के होती है। इसमें सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसे तोड़कर थोड़ा सा ATP बनाया जाता है, और उसके साथ ही साथ आपके कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं लाइक लैक्टिक एसिड, और इसके साथ साथ इथेनॉल प्लस CO2 को इवॉल्व करवाया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है NAD को दोबारा से रीजनरेट करना, ताकि ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यूअसली चलती रहे और सेल को इमरजेंसी में भी एनर्जी मिलती रहे। दैट इज ऑल अबाउट फर्मेंटेशन। सो नाउ अगर आपका पायरुवेट फर्मेंटेशन में जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो इस एंजाइम की प्रेजेंस में आपके पायरुवेट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट होने लगते हैं इनटू लैक्टिक एसिड। जिस तरीके से पायरुवेट 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, इन द सेम वे लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। आप सभी बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मसल्स में होता है। जब ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, जैसे हैवी एक्सरसाइज के टाइम, तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड, और इसी लैक्टिक एसिड के हमारे मसल में एक्यूमुलेट होने की वजह से, इकट्ठे होने की वजह से हमारी मसल्स में दर्द होने लगता है और फटिग होने लगती है। फटिग यानी कि थकान लगने लगती है। फर्मेंटेशन का मेन पर्पस होता है NADH से दोबारा NAD को रीजनरेट करना, ताकि इस NAD का यूज ग्लाइकोलिसिस में दोबारा से किया जा सके। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपकी सेल के अंदर NAD के मॉलिक्यूल्स लिमिटेड होते हैं, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है तो ये जो 2 NADH आपके ग्लाइकोलिसिस के बाद आपको मिले हैं, इन 2 NADH से कोई एनर्जी आपको मिलेगी ही नहीं। अब अगर कोई एनर्जी मिलनी ही नहीं है तो इनको एंजाइम को क्यों ना दोबारा से NAD में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि तब कहीं जाकर इस कोएंजाइम को दोबारा से ग्लाइकोलिसिस में यूज किया जा सके। वरना अगर आप इस NADH को NADH की फॉर्म में ही रहने दोगे तो उस वजह से ये कोएंजाइम आपका ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, ना ही ये एनर्जी दे पाया और ना ही ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व हो पाया। इस वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन के थ्रू जब लैक्टिक एसिड बनता है तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इस NADH को दोबारा से NAD में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि अब ये NAD दोबारा से ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को कंटिन्यू करने में हेल्प करे, ताकि NAD की कंसेंट्रेशन सेल के अंदर कम ना हो। लेकिन जब यही पायरुवेट का मॉलिक्यूल फर्मेंटेशन में जाने के बाद एसिटल्डिहाइड और CO2 बनाता है, तो इस प्रोसेस के दौरान हो क्या रहा है, आपके पायरुवेट नाम के सबस्ट्रेट से एसिटल्डिहाइड नाम का प्रोडक्ट बनाते वक्त
पायरुवेट के अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इवॉल्व हो गया। जब भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो प्रोसेस कहलाती है डी कार्बोक्सिलेशन। इट मींस डिलीशन ऑफ कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज वाई एंजाइम विच इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज डी कार्बोक्सिलेज। अब क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन आपके पायरुवेट से देखने के लिए मिली है, दैट इज वाई एंजाइम का नेम हो गया पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, जिसकी प्रेजेंस में पायरुवेट एसिटल्डिहाइड और एक CO2 के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो पाता है। नाउ इस एसिटल्डिहाइड को अब अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अल्टीमेटली इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। यहाँ पर 2 कार्बन क्यों है? क्योंकि आपके पायरुवेट के मॉलिक्यूल के पास जब 3 कार्बन थे तो उसने एसिटल्डिहाइड फर्मेंटेशन के दौरान क्या किया है, अपना 1 कार्बन CO2 की फॉर्म में इवॉल्व कर दिया है, जिसकी वजह से अब इथेनॉल के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही कार्बन रह चुके हैं। इस तरीके से जब पायरुवेट के फर्मेंटेशन के बाद लैक्टिक एसिड नाम का प्रोडक्ट बनता था तो इस प्रोसेस को कहा जाता था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उसी तरीके से जब इस पायरुवेट के फर्मेंटेशन के बाद इथेनॉल यानी कि अल्कोहल नाम का प्रोडक्ट बन रहा है तो इस तरीके की फर्मेंटेशन को आप कहते हो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जी हाँ, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वही है जो यीस्ट और कुछ बैक्टीरियाज में चलता है। इसी की वजह से आपके जो ब्रेड होते हैं वो बहुत ही फ्लफी बनते हैं और वाइन एंड बियर भी इन्हीं के थ्रू प्रिपेयर की जाती है। नाउ अब ये सिचुएशन है कि अगर आपका कोई एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव कर सकता है, उसके अंदर जब ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो जाती है तो वहां पर इस पायरुवेट का फेट क्या होगा, यानी कि वहां पर इस पायरुवेट का आगे जाकर अब क्या होने वाला है। इट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन में इस पायरुवेट के मॉलिक्यूल का क्या होगा। तो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो कैसा रेस्पिरेशन चलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। इट मींस अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पायरुवेट सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके लिंक रिएक्शन में एंटर करने लगता है। लिंक रिएक्शन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहली रिएक्शन है जो पायरुवेट की एंट्री के बाद देखने के लिए मिलती है। जैसे ही ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है वहां लिंक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर लिंक रिएक्शन आपके पायरुवेट से जो चीज बनती है दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम A, एंड यू ऑल नो दैट एसिटाइल कोएंजाइम A क्रेब्स साइकिल का इनिशियल सबस्ट्रेट है, जो कि आगे चलकर इस क्रेब्स साइकिल को कंटिन्यू करवाने में हेल्प करता है। एक्चुअल में एसिटाइल कोएंजाइम A आपकी क्रेब्स साइकिल का इनिशियल सबस्ट्रेट होता है। जैसे ही ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है ये बहुत सारी एनर्जी को इवॉल्व करना स्टार्ट करता है थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपके एसिटाइल कोएंजाइम A से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी इवॉल्व होती है। इसमें से कुछ एनर्जी ATP की फॉर्म में इवॉल्व होती है, कुछ NADH की फॉर्म में इवॉल्व होती है और कुछ FADH2 की फॉर्म में इवॉल्व होती है। जो एनर्जी NADH और FADH2 की फॉर्म में इवॉल्व होती है उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेज दिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है, जहां पर आपके क्रिस्टे होते हैं। क्रिस्टे आर दी इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर NADH और FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर अल्टीमेटली ATP का प्रोडक्शन किया जाता है। इस तरीके से एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में पायरुवेट बनने के बाद, ग्लाइकोलिसिस खत्म होने के बाद इस पायरुवेट को एरोबिक रेस्पिरेशन में भेजा जाता है, जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होगा लिंक रिएक्शन, उसके बाद चलेगी क्रेब्स साइकिल एंड एट द एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो दैट इज ऑल अबाउट द फेट ऑफ पायरुवेट। नाउ यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, लिंक रिएक्शन इज द ब्रिज बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बिना लिंक रिएक्शन वाले स्टेप के ग्लाइकोलिसिस के जो प्रोडक्ट है यानी कि पायरुवेट, उससे डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में कभी नहीं भेजा जा सकता। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने पायरुवेट के फेट को डिस्कस किया और मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है तो पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्पेशल ब्रिज के थ्रू क्रॉस करना है और उसी ब्रिज का नाम है लिंक रिएक्शन।
ये स्टेप छोटा जरूर है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना लिंक रिएक्शन के ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट कभी क्रेब्स साइकिल में एंट्री नहीं ले सकता। लेट्स डिकोड दिस पावर हाउस स्टेप विद फुल एनर्जी। स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि लिंक रिएक्शन में आपका सबस्ट्रेट क्या होगा। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट which are two molecules of pyruvic acid acting as substrate in link reaction, यानी कि ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट आपको मिला था पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स, ये लिंक रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लिंक रिएक्शन ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें कहा जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अगर आप सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच डिफरेंस देखो तो सबस्ट्रेट के पास 3 कार्बन है पायरुविक एसिड के पास, और प्रोडक्ट के पास 2 कार्बन है विच इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहां पर आपकी डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। सबसे पहली चीज आपको यहां पर ये देखने के लिए मिल रही है कि 3 कार्बन से 2 कार्बन हो गए हैं, और जिस भी रिएक्शन में 3 कार्बन से 2 कार्बन हो रहे हैं यानी कि आपका कार्बन कहीं ना कहीं तो गया है। अब क्योंकि पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑब्वियस है लिंक रिएक्शन में भी वो 2 बार जाएंगे, और प्रोडक्ट भी एसिटाइल कोएंजाइम ए को 2 बार बनाएंगे, यानी कि आपका 3 कार्बन से 2 कार्बन वाली प्रोसेस जो है वो भी 2 बार चल रही होगी। यानी कि हमने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा ही था कि जब भी आपकी ग्लाइकोलिसिस या सेल्यूलर रेस्पिरेशन चलता है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के दौरान ग्लूकोज से जितने भी कार्बन निकलेंगे वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकलेंगे। एज यू कैन सी हियर, यहां पर आपके 3 कार्बन से 2 कार्बन बनने के दौरान क्या हुई है, डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, यानी कि आपका कार्बन इवॉल्व हुआ है इन द फॉर्म ऑफ CO2। क्योंकि आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं, इट मींस आपकी लिंक रिएक्शन भी 2 बार चली, इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन भी 2 बार हुई। सेकेंड डिफरेंस आपके प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट में ये है कि प्रोडक्ट के पास कोएंजाइम ए है जबकि आपके सबस्ट्रेट के पास कोएंजाइम ए है ही नहीं। अब क्योंकि आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए भी 2 बार बन रहा है, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान कोएंजाइम ए का भी 2 बार एडिशन हुआ होगा। एज यू कैन सी हियर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले पायरुविक एसिड को ऑक्सीडेशन में जाना पड़ता है। यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। एज यू कैन सी कि यहां पर क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आपके ऑक्सीडेशन में जा रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन भी 2 बार होगी और इलेक्ट्रॉन्स भी 2 बार इवॉल्व होंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन्स। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इन हाइड्रोजन्स को ऐसे फ्री नहीं छोड़ा जा सकता, तो सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ कोएंजाइम्स होते हैं लाइक NAD जो कि इन्हें कैच करने के लिए आ जाते हैं। अब क्योंकि 2 हाइड्रोजन इवॉल्व हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वजह से 2 NAD के मॉलिक्यूल आएंगे, इन 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करेंगे और अल्टीमेटली रिड्यूस होकर इन हाइड्रोजन को गेन करने के बाद रिडक्शन में जाने के बाद ये 2 NADH के मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने के लिए मिलती है, जिस वजह से इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होता है वो आपके ऑक्सीडो रिडक्टेज फैमिली ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है। अगर आप देखो जो मेन रिएक्शन हुई दैट इज ऑक्सीडेशन, यानी कि जहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। हाइड्रोजन की रिमूवल की प्रोसेस कहलाती है डीहाइड्रोजनेशन, डिलीशन ऑफ हाइड्रोजन। और क्योंकि प्रोसेस डीहाइड्रोजनेशन है तो आपका एंजाइम क्या होगा, डीहाइड्रोजनेज। और क्योंकि आपका डीहाइड्रोजनेशन पायरुविक एसिड से हुआ है तो एंजाइम के आगे सबस्ट्रेट का नाम लगा दोगे दैट इज पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक चीज देखने के लिए मिल रही है कि दोबारा से NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब भी NADH का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि NADH तो एक तरीके से इनडायरेक्ट ATP सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जहां पर भी इनडायरेक्ट ATP सिंथेसिस होती है वहां पर क्या देखने के लिए मिलती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि यहां पर कभी कहीं पर भी डायरेक्ट ATP का सिंथेसिस नहीं हुआ, इसीलिए यहां पर नो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यहां पर कहीं पर भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने के लिए नहीं मिला। लिंक रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है दैट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन।
ये नाम इसे इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है दैट इज ऑक्सीडेशन, इसके अलावा डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन साथ में चले हैं, इस वजह लिंक रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट फॉर 2 पायरुवेट 2 टर्न्स ऑफ लिंक रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, यानी कि अगर 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हैं तो ऑब्वियस है लिंक रिएक्शन को भी 2 बार चलना होगा ताकि आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बन सके। इट मीन्स जब भी आपके 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन भी 2 टाइम चलेगी। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, आपका कोएंजाइम ए भी 2 टाइम ऐड होगा, डिहाइड्रोजनेशन भी 2 टाइम होगी जिसकी वजह से NADH भी 2 बार फॉर्म होंगे एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए भी 2 बार फॉर्म होगा। सो दोस्तों, आज हमने एकदम क्लियर तरीके से समझ लिया है कि ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट का क्या फ्यूचर होता है। ऑक्सीजन हो तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाके लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है और फिर एंट्री होती है क्रेब्स साइकिल के पावर हाउस में। ऑक्सीजन ना हो तो पायरुवेट चला जाता है फर्मेंटेशन के रास्ते, लैक्टिक एसिड या इथेनॉल बना के सेल को इमरजेंसी ATP सप्लाई देता है। और सबसे बड़ी बात, हर पाथवे का अल्टीमेट गोल ये है कि NAD को रीजनरेट करना और एनर्जी सप्लाई को कभी रुकने ना देना। इस लेक्चर का मेन टेक अवे ये था दैट पायरुवेट इज द डिसीजन मेकर। पायरुवेट क्या है? डिसीजन मेकर है। वो डिसाइड करता है कि सेल की डेस्टिनी होगी हाई एनर्जी यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन या सर्वाइवल मोड दैट इज फर्मेंटेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंट्री करेंगे इनटू द क्रेब्स साइकिल, जो है रियल इंजन ऑफ रेस्पिरेशन और जिसकी वजह से ATP का बड़ा एक्सप्लोजन होता है। बिलीव मी, यू डोंट वांना मिस दैट। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने स्टडी पीडी के साथ शेयर करो और कमेंट्स में लिखो कि आपको फर्मेंटेशन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा या रिंग रिएक्शन। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि यहाँ बायोलॉजी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्साइटिंग है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप द एनर्जी हाई। थैंक यू।